नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठा है और आने वाले 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान, तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 14 नवंबर वो तारीख है जब मतगणना होगी, यानी नतीजे आपके सामने होंगे। इससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग पर हलचल इस वक्त तेज नजर आती है। नीतीश कुमार के आवास पर हलचल तेज होती हुई, जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चलता हुआ और इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी और पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक से पहले संजय झा ने कहा कि सब कुछ लगभग तय हो चुका है। आने वाले 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा भी कर दी जाएगी। एनडीए में सब दल एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बिहार की जनता हर बार चुनावी परीक्षा में नीतीश कुमार जी को ही सर्वोच्च अंक देती है। विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश जी के कामों पर ही अपनी मुहर लगाएगी। नेक्स्ट लेवल टेक ऑफ स्टेज में खड़ा है। ये चुनाव तय करेगा अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा, और ये मौका बिहार के लोग अब चूकेंगे नहीं। वो उस दौर में नहीं जाना चाहेंगे। टेक ऑफ स्टेज में है, इसी के बेसिस पर चुनाव है। आज जो मैं जन समर्थन देख रहा हूं, ये जो तूफान जो दिखाई पड़ रहा है एनडीए के पक्ष में, हमको लगता है अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल। दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि 2010 जैसा माहौल है। बेटर, बहुत सारा काम। अब यहाँ मेट्रो ट्रेन चलेगा पटना में, जिसका कल मुख्यमंत्री शुरू करवाया है। यहाँ तो शाम में लोग पटना स्टेशन से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोग के यहाँ दरभंगा मधुबनी के लोग अगर शाम में पहुंच गए ट्रेन से 5 बजे, तो रात भर स्टेशन पे रहते थे, सुबह जाते थे। ये डर था कि रात में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो 10 बजे रात तक पटना में मेट्रो चलेगा। ये ना फर्क। आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग का कब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2-3 दिन में सब हो जाएगा। तो संजय झा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। बिहार चुनाव की तारीखें सामने आते ही हर दल, हर गठबंधन सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति के मोर्चे पर इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग की गुत्थी हालांकि अभी सुलझ नहीं पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त महागठबंधन में सीटों पर आपसी रजामंदी की बात कही जा रही है। लेकिन मुकेश सहनी की वजह से कुछ सीटों पर यह पेच फंसी हुई है। सभी सिटिंग विधायकों को गठबंधन में ये कह दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में पहुंचिए और वहां जाकर जनता के बीच आप मौजूद रहिए। विपक्ष की ओर से सीएम फेस पर सस्पेंस अब भी इस वक्त भी बरकरार है, लेकिन इस बीच महागठबंधन के सहयोगियों को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करने का निर्देश जरूर दे दिया गया। जबकि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने एक कदम और आगे जाकर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी जो हमेशा से वो ठोक रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस पर कोई संशय ही नहीं है। सीएम और डिप्टी सीएम, ये तस्वीर तो पहले से साफ है। सहनी ने कहा महागठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो चुका है। जनता को बनाना है और जनता वोट देंगे और हमारे पक्ष में देंगे तो निश्चित तौर पे बनना है। लेकिन क्या होता है कि आप एक फेस लेके लड़ते हैं कि लोगों का, आपके लोगों पे भरोसा हो कि इस सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। तो ये चलन है और इस चलन को लेके जैसे सीएम का फेस होगा वैसे डिप्टी सीएम का फेस होगा, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एक अति पिछड़ा का बेटा जिनके 37% वोट हो और हमारी खुद की निषाद समाज के सभी ब्रांच जो है, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे वो तियर हो, गनपड़ हो, कुएबट हो, गोरी हो, तमाम ये सब मिला के हमारे 11% की वोट बैंक हमारी है। और हमने जब भी राज्य में उपचुनाव लड़ा है तो हमने अपनी ताकत को हमेशा दिखाया है। तो निश्चित तौर पे सरकार में हमारी भूमिका होगा एज ए डिप्टी सीएम के नाते, और निश्चित तौर पे सरकार बनना। सरकार तो सभी सहयोगी के सहयोग से होना है, पूरे गठबंधन का सरकार होना है, किसी एक पार्टी का और किसी एक दल का सरकार नहीं होना है। गठबंधन का सरकार होगा, इसमें सभी का भूमिका तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल सीएम और डिप्टी सीएम का भूमिका तय होंगे। तो बिहार में किसकी बार में इस वक्त एक और बड़ी खबर, जिसमें सीपीआई महासचिव डी राजा पटना में मौजूद हैं। उन्होंने आज महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच सीट के फॉर्मूले को लेकर अहम चर्चा की गई। सीपीआई महासचिव ने कहा कि पार्टी को सम्मानजनक सीट जो है वो मिल रही है और इस मुद्दे पर जल्द ही अंतिम मोहर भी लग जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महागठबंधन के भीतर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है।
आज मुकेश सैनी की भी तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर तमाम चीजें जो है सामने आती हुई और सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सैनी ने पहले ही कह दिया है कि सीटें चाहे कितनी भी हो, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम का नाम और चेहरा तय है। प्रॉब्लम नहीं है, कौन बोला सीएम फेस प्रॉब्लम मगा गठबंधन का अंदर? कुछ नहीं है, मगा गठबंधन जीतेगा। मगा गठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम एक साथ हम डिसाइड करेगा। तो बिहार में किसके बाहर में इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। बताया जाए कि वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस के बड़े नेता कल दोपहर 2:30 बजे इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, सीट शेयरिंग को लेकर ही ये बैठक जो है खास मानी जा रही है, जिसमें कल वर्चुअल तरीके से सभी जुड़ेंगे और उम्मीदवारों के नामों पर एक तरीके से फाइनल मोहर लगती हुई नजर आएगी। वक्त है दोपहर 2:30 बजे का, जब ये बैठक शुरू होगी। उम्मीदवारों के नाम और टिकट फाइनल करने को लेकर इसे बेहद खास माना जा रहा है। आज पटना में भी कांग्रेस के नेता एक होटल में अहम बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस की इस बैठक का एजेंडा भी वही कि आखिर चेहरे कौन जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, कांग्रेस के लिए सीट जिताने वाले कैंडिडेट होंगे? जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से 2 चरणों में चुनाव का ऐलान कल हुआ और नामांकन की जो तिथि है वो 10 तारीख से शुरू हो रही है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा और नोटिफिकेशन जारी होने और नामांकन तिथि जो है बहुत कम बची है। ऐसे में सारी पार्टियां जो है वो लगी है कि जल्द से जल्द चेहरों का जो है वो घोषणा हो जाए और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कृष्णा अल्लावरू हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक दल के नेता हों, और वो बैठे हुए हैं और एक एक सीट पर जो कांग्रेस के खाते में आई है उन सीटों पर चेहरों को लेकर के मंथन जारी है और माना जा रहा है कि जो बिल्कुल, और कल जो मीटिंग है वर्चुअल तरीके से जिसमें सभी जुड़ने वाले हैं, वहां पर इस पर मोहर लगती हुई संभवतः नजर आएगी तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद के एक्स पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लालू प्रसाद अपने उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की भूमिका में अपने पुत्र मोह में वो कुछ भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल और तेजस्वी पर भी जमकर निशाना साधा। तो देखिए लालू प्रसाद की तरफ से जो पोस्ट किया गया 6 और 11 एनडीए 9-2-11, ये वो पोस्ट है जिस पोस्ट को किया जाता है लालू प्रसाद की तरफ से और उसी पर विजय सिन्हा की तरफ से जमकर निशाना साधा गया। अब बात लोक गायकी में अपने सुरों से समा बांधने वाली बिहार की सबसे युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, जिस पर अब सियासत में पैर रखने की चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज है। जी हां, अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैथिली अब बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रही है। मेरे परिवार में सभी का सपोर्ट मिल रहा है, टिकट मिला तो अपने क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरूंगी। मधुबनी मेरा गृह जगह और एक तरफ ननिहाल है, दोनों से उतना ही लगाव है। मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा ये भी है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी दरभंगा के अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और हाल ही में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली ठाकुर और उनके परिवार से मुलाकात भी की, जिसके बाद इस बात की चर्चा ज्यादा तेज हो गई। हालांकि चुनाव लड़ने की खबरों के बाद मैथिली ने भी अपनी राय रखी है और कहा कि वो गीत संगीत के साथ सियासी सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैथिली ने यह भी कहा कि उन्होंने राजनीति में आने की कभी सोची नहीं थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, फिर भी वो नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जिस गायकी से उन्हें पहचान मिली उससे वो आजीवन जुड़ी रहेंगी। किससे बात हुई आपकी? मैं अभी हमारे देश के 2 बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए।
आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है। ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं, ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं, हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले से आप पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, ये क्या था आपका फ्यूचर प्लान, क्या था? पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। किस नेता को देख के ज्यादा प्रभावित है? मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा, मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। तो बिहार में किसकी बार में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर, चिराग पासवान के साथ बीजेपी की बैठक, ये मानकर चला जा रहा है एक एक इंडिविजुअल गठबंधन के सहयोगी से बातचीत कर फाइनल तैयारी जो है चेहरों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर किया जा रहा है। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। अमितेश, ये बैठक कितनी देर में शुरू हो जाएगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, और साथ में विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, दोनों चुनाव प्रभारी और प्रभारी एक साथ पहुंचेंगे और चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होगी। चिराग पासवान भी कैबिनेट की बैठक के बाद अपने आवास आ चुके हैं दिल्ली में, तो निश्चित रूप से ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात है। और खास तौर से जब धर्मेंद्र प्रधान पटना दौरे पर थे, बिहार दौरे पर थे, तो उन्होंने जीतन राम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से और ललन सिंह संजय झा से मुलाकात की, लेकिन एक मुलाकात जो होनी थी चिराग पासवान से वो नहीं हो पाई थी। तो उसी कड़ी में ये मुलाकात अहम मानी जा रही है, और ये काफी देखा जाए तो महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि चिराग पासवान और बीजेपी के साथ जो सीटों को लेकर के जो बातचीत है, तालमेल की बात, वो उसमें प्रगति अभी तक नहीं हुई है, इसमें काफी पेंच फंसा हुआ है। तो उसको लेकर के निश्चित रूप से ये मुलाकात काफी अहम होगी, और देखना होगा कि आज जो औपचारिक मुलाकात जो होगी उसमें किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल अमितेश, चूंकि ये मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी हमेशा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी करती है, तो महागठबंधन के पहले एनडीए की तरफ से सीटों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या सामने आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि चिराग पासवान से भी बातचीत फाइनल दौर की हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। जो अरुण भाती हैं, जमुई से सांसद हैं और चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उनकी कई स्तर पर बातचीत हुई भी है बीजेपी के अलग अलग नेताओं से, लेकिन मुख्य रूप से जो औपचारिक बातचीत की अगर बात करें तो औपचारिक मुलाकात आज होगी जब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे। ये औपचारिक मुलाकात होगी सीट शेयरिंग को लेकर के। निश्चित रूप से कल चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। बिल्कुल, और इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है कि मुलाकात के बाद क्या चिराग पासवान कुछ कहते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या तभी फाइनल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमितेश। और एक और बड़ी खबर, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में ज्योति सिंह ने एक्टर के घर पहुंचकर और फूट फूट कर रोती हुई अपनी जो वीडियो पोस्ट की, उसके बाद पवन सिंह पर कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, जिन पर अब भोजपुरी पावर स्टार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए ज्योति सिंह से सवाल किया है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा
कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिसके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों के बीच बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। इसके बाद अंतिम बात उन्होंने कही कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी कहीं भी आपके साथ आए लोग द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो जाए। तो चुनाव में टिकट के लिए पति पत्नी के बीच टकराव कह लीजिए, टक्कर कह लीजिए, पर पवन सिंह के जवाब और ज्योति सिंह के सवाल के बाद पत्नी ज्योति ने भी पवन सिंह को खुला चैलेंज दे दिया है। ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जवाब में लिखा, अब पति और पत्नी की बात घर के अंदर की नहीं रह गई है, अब जनता के सामने खुलकर हिसाब होना चाहिए। ज्योति सिंह ने लिखा कि हम दोनों को मीडिया के सामने बैठकर यह साबित करना चाहिए कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। ज्योति सिंह चुनाव को लेकर टिकट की बातों पर पवन सिंह को चैलेंज करती नजर आई। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते। और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में उपलब्ध है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके उनके वोट खरीदने की कोशिश की। उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के माध्यम से भी ऐसा ही किया था। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी खास पार्टी के नहीं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग और बीजेपी के निष्पक्ष चुनाव कराने के तुष्टीकरण को उजागर किया है। ये लोकतंत्र है। अब मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं की वोट खरीदने की कोशिश चुनाव से पहले की। 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डाल दिया, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में किया। तो ये कब तक चलेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो मोदी जी, ये आपको समझना चाहिए, लेकिन उसका फैसला चुनाव में हो जाएगा। तो संजय राउत के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। जायसवाल ने कहा कि संजय राउत और विपक्ष के नेता महिला विरोधी हैं और ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं भी स्वावलंबी बने। संजय राउत या विपक्ष के कोई भी नेता कान खोल के सुन लें, ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वावलंबन स्वरोजगार के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। और ये प्रयास आज अभी नहीं हो रहा है। अगर ये प्रयास 5-10 दिन का होता, चुनावी घोषणा होता, तो 75 लाख, 25 लाख, फिर 21 लाख, 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में ये पैसा चला जाता। हमने घोषणा नहीं किया है। घोषणा जो है वो लुभावना होता है। सरकार बनाओ तब देंगे। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी, डबल इंजन की सरकार कृत संकल्प है। और ये लोग महिला विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज की आधी आबादी महिला जो है वो भी स्वावलंबन में, वो भी अपना स्वरोजगार करे। तो ये संजय राउत और विपक्ष के लोग महिला विरोधी बात करते हैं। महिलाओं को जो है नहीं चाहते हैं, आधी आबादी को, कि ये भी स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। मेट्रो की शुरुआत के साथ ही पटना मेट्रो सिटी की लिस्ट में शामिल हो चुका है। दूसरे दिन पटना मेट्रो में सफर करने वालों की भारी भीड़ देखी गई। पटना मेट्रो में यात्रा करने को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आए।
4.5 किलोमीटर का सफर लगभग 10 मिनट में पूरा किया गया। गाड़ी आईएसबीटी स्टेशन जैसे ही पहुंची, लोगों के चेहरे खिले नजर आए। 20 मिनट पर ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है और ट्रेन के सभी कोचों में सांस्कृतिक पहचान की झांकियां नजर आती हैं। मिथिला पेंटिंग की बात कर लीजिए, महावीर मंदिर, लोक घर की तस्वीर, सभी कोच की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। फिलहाल सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेट्रो का संचालन है। यात्रियों ने न्यूज 18 से बातचीत में पटना मेट्रो में सफर के अपने अनुभव को साझा किया और सपने को साकार होने के जैसा बताया। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। गाड़ी भूतनाथ स्टेशन से खुल चुकी है। अगला स्टेशन 0 माइल है। ये आवाज सुनाई देने लगी है। हम बात कर रहे हैं पटना मेट्रो के सफर की। तो इस वक्त सफर के लिए हम खुद मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ बिहार के अलग अलग जिलों के यात्री हैं, पटना वासी भी मौजूद हैं जिनका इंतजार खत्म हुआ है। कितना इंतजार था पटना मेट्रो का? बहुत इंतजार है सर। सिर्फ देखते थे बड़े बड़े महानगर में, आज पटना में देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी है। पटना मेट्रो के डीजीएम हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ यात्री भी। पहले दिन का सफर है यात्रियों के लिए, कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, यात्रियों के लिए तो ये सौगात है। काफ़ी दिनों से बिहार की जनता को इसकी मांग थी कि मेट्रो मिलनी चाहिए। मेट्रो तो मिल गई है और ये आज प्रथम दिन है। तो प्रथम दिन हम लोग चाहते हैं कि सभी चीज़ अच्छे तरह से संचारू रहे और जनता जनार्दन के लिए 2 इन्फॉर्मेशन तो हम जरूर देना चाहेंगे। ये पहला इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप टिकट को लें तो आप कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर में सफ़र को तय कर लें और जिस भी स्टेशन पे आप टिकट को लें उसमें चेकिंग करा लें 20 मिनट के अंदर से। तो कनकोर्स लेवल पे जब आप टिकट को लेते हैं तो 20 मिनट के अंदर में चेकिंग करा लें और प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, अन्यथा आपको 10 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और हम लोग आपको कभी भी तकलीफ देने के लिए नहीं यहाँ पे आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपका यात्रा सुगम हो, अच्छा हो, बहुत बढ़िया फीलिंग आए। दूसरे दिन का ये सफर है। कल तो वीवीआईपी का सफर रहा, उद्घाटन का दिन था। आज देखिए हम पटना मेट्रो के यहाँ पर पायलट हैं। क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? आज दूसरे दिन का है, खुशी बहुत हो रही है। कैसा फीडबैक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ? थैंक यू श्याम। चलिए, गाड़ी खुलने वाली है और ये पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब गाड़ी जो है सीधे भूतनाथ तक जाएगी और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। हर 20 मिनट पर जो है एक तरह से आपको मेट्रो जो है यहाँ से अब खुलेगी और उसके बाद जो है अगले स्टेशन तक जाएगी और लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और लोगों का सफर जो है आरामदायक हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए ये मेट्रो का सफर जो है उससे तय करने वाले लोगों के चेहरे पर वो संतोष भी दिख रहा है, खुशी भी दिख रही है और लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक सपना जो सच हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।